7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो देखिए इस चैप्टर में जो है वो हमें पूरी बुक का एक तरीके से ओवरव्यू टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि ये वाली जो पूरी बुक है हम इसमें 700 AD से लेकर के 1700 AD तक वाला जो टाइम पीरियड है 1000 साल का उसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पूरा बताया गया है कि हज़ार जो इतने मतलब 700 AD से 1700 AD वाला जो टाइम है उसको हम मिडीवल हिस्ट्री कहते हैं। उसमें कौन कौन से राजा थे और किस किस तरीके के जो बदलाव हैं वो हमारे समाज में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल किस किस तरीके के चेंजेस हमारे समाज में, हमारे देश में आए थे वो हमें बताया गया है। अब देखिए हमें इसमें कह रहे हैं कि ये जो मैप हमें दिया हुआ है, मैप 1 और मैप 2 जो कि अरब के, ये देखिए मैप बनाया हुआ है। किसने बनाया था? ये अरब जियोग्राफर थे। जियोग्राफर मतलब जो ज्योग्राफी के बारे में, देश के, दुनिया के भूगोल के बारे में बात करते हैं। तो अरब के थे, मतलब वो सऊदी अरेबिया वाला जो पूरा रीजन है ना उस उधर के थे, और उनका नाम था अल इदरीसी, है ना। तो इसमें वो है ये वाला जो है मैप, उसमें उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बनाया हुआ है, बड़ा सा मैप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है, देखिए जो इंडिया का पार्ट आता है उसमें, और उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और हाँ पाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो उसका ही मैप इन्होंने अल इदरीसी ने बनाया था। फिर मैप 2 जो कि अगले पेज पे है, वो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने बनाया था। देखिए कार्टोग्राफर होते हैं जो पर्सन मैप बनाते हैं ना, उनको हम इंग्लिश में कार्टोग्राफर बोलते हैं। मगर ये वाला जो मैप जो देखो फर्स्ट पे, और ये वाला जो मैप है ये वाला फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है, और ये वाला जो है ये अरब जो जोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने बनाया था। ये दोनों मैप काफ़ी डिफरेंट हैं देखने में, इवन दो ये दोनों सेम एरिया के हैं। जो अल इदरीसी का मैप है उसमें साउथ इंडिया इज़ वेयर मतलब उल्टा, अल इदरीसी ने क्या किया है ना, अल इदरीसी ने उल्टा मैप बना दिया है। जहाँ पर साउथ इंडिया होना चाहिए वहाँ पर उन्होंने नॉर्थ दिखा दिया है ना। और वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड, मतलब नॉर्थ जहाँ पर था वहाँ पर उन्होंने साउथ वाला पार्ट बना दिया, तो उन्होंने उल्टा बना दिया है जो अल इदरीसी ने मैप है। और प्लेसेस जो हैं, जगहों के जो नाम हैं वो अरेबिक में मार्क किए गए हैं। और ये जो है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे ना, उन्होंने ये वाला जो इंडिया का मैप है वो बनाया है। अब आगे हमें बताते हैं जो नाम वगैरह उसमें दिए गए हैं कन्नौज को। फिर मैप 2 में मतलब कन्नौज वगैरह का नाम मतलब कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस ये है कि दो अलग अलग लोगों ने किस किस तरीके से इंडिया को दिखाया है। मैप 2 जो है वो लगभग 600 साल पहले, 600 साल बाद बनाया गया था मैप 1 के। तो मैप 1 जो है वो पुराना था, और मैप 2 उसके जब मैप 1 बना था, और ये वाला जो मैप है ये मैप 2 है, ये इस वाले मैप के 600 ईयर्स बाद बनाया गया था। और ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। और 600 साल बाद, मतलब इतने लंबे समय के बाद, कॉन्टिनेंट के जो हमारा इलाका है इंडिया वाला, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को पता लग गई थी। और सेकंड मैप जो है वो फेमिलियर हमें ऐसा ही दिख रहा है देखने में, ये देखिए जैसा हम आज अपने इंडिया के मैप को जानते हैं, है ना। अब देखिए ये मैप जो है वो यूरोप के जो सेलर्स थे, सेलर्स होते हैं नाविक, जो दूसरे देश से, अपने देश से दूसरे देश जाते हैं नाव में बैठ करके, उस देश के बारे में मोस्टली जो है वो व्यापार करने के लिए ही जाया करते थे। तो यूरोपियन सेलर्स ने, मर्चेंट्स ने, व्यापारियों ने अपनी वोएजेस के लिए, वोएजेस होता है जो यात्राएं होती हैं उसको वोएज बोलते हैं, तो अपनी यात्राओं के लिए ये जो मैप 2 है ना इसी का ही इस्तेमाल किया था। अब हमसे आगे बताते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइंस थी कार्टोग्राफी की, मतलब मैप बनाने की जो साइंस थी वो किस तरीके से बदल गई दो अलग अलग पीरियड में। 600 साल पहले कुछ अलग तरीके से मैप बनाया जाता था, 600 साल बाद कितना ज़्यादा बदल गया। जब हिस्टोरियंस ने डॉक्यूमेंट्स को रीड किया तो मैप, टेक्स्ट जो पास्ट के थे उसमें काफ़ी चीज़ें हमें पास्ट के बारे में पता लगती है। तो पास्ट के बारे में हमें चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से, मैप्स को देखने से, है ना, इन सब चीज़ों के से पता लगती है। अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जैसे कि साइंस है, आप साइंस को साइंस कर रहे हैं क्योंकि जो भी विज्ञान है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें आप अपनी मतलब आसपास की चीज़ों के बारे में पता करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, तो वो साइंस एक टर्मिनोलॉजी दे दी है ना। तो पुरानी भाषा में, पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था चीज़ों को, और नए टाइम पे क्या बोला जाता है, तो उसी के बारे में है, ठीक है। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अगर जो है
इंफॉर्मेशन वो समय के साथ बदल जाती है, तो भाषा का और उन शब्दों के मतलब के बारे में हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें अलग अलग लैंग्वेज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और वो चेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेडिवल पर्शियन, देखिए पर्शिया जो है ना वो ईरान का पुराना नाम है। तो मेडिवल टाइम, आज से लगभग 1000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो पुरानी जो पर्शियन थी, मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज थी, वो जो अब मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उससे काफ़ी अलग है। ऐसे जैसे कि हिंदी भी है, हिंदी भी पुराने ज़माने में अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती थी, अब उसमें कई नए वर्ड्स ऐड हो गए हैं। ऐसे ही आप कोई सी भी भाषा लीजिए, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत, वो पुराने ज़माने से नए ज़माने तक आते आते भाषाएं भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाती हैं, उनकी मीनिंग बदल जाते हैं, उनकी ग्रामर, उनकी वोकैबुलरी, सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान वर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अब कैसे, तो देखिए हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे हम हिंदुस्तान का मतलब इंडिया समझते हैं, जो नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट का मतलब होता है जो हमारा देश है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा देश है, हम उसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। तो अलग अलग नाम, मगर पहले हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था? 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में मिन्हाज ई सिराज एक क्रॉनिकलर थे। देखिए क्रॉनिकलर वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को लिखते हैं, समय के बारे में जो लिखते हैं कि क्या क्या किस किस समय पर रहा। तो मिन्हाज ई सिराज ने जो पर्शियन में लिखते थे, उन्होंने लिखा था कि जो इलाके हैं पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का इलाका है, उसको उन्होंने जो है किसके नाम से बुलाया था? और डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब पॉलिटिकल सेंस में डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत का मतलब जो एक तो दिल्ली सल्तनत का पूरा खुद का जो अधिकार था, और फिर ऐसे लोग जो दिल्ली सल्तनत का हक मानते थे अपने ऊपर, जैसे कि राज्य होते हैं ना कि एक राजा है उस राज्य का और एक महाराजा है, मतलब जैसे कि एक दूसरा राजा है और हम मान रहे हैं कि भाई हाँ कि हम आपके अंडर आते हैं, तो उस वाले इलाके को जो दिल्ली सल्तनत के इलाके के अंदर आता था उसको मिन्हाज ई सिराज ने हिंदुस्तान बोला। अब the areas included in the term shifted with the extent of सल्तनत, और ये जो एरिया हिंदुस्तान का एरिया बदलता रहा, जैसे कि जब सल्तनत ने और कब्जा कर लिया इलाके पे तो इन्होंने उसको भी हिंदुस्तान बोल दिया, है ना। तो इस तरीके से, मगर ये जो हिंदुस्तान वाला मिन्हाज ई सिराज ने जो हिंदुस्तान टर्म इंक्लूड किया था, इसमें कभी भी जो है इन्होंने साउथ इंडिया को उसके अंदर नहीं माना था। और इसके कंट्रास्ट में अब ये देखो, मिन्हाजी सिराज जो हैं ये 13th सेंचुरी की बात करते हैं। अब 16th सेंचुरी में मुग़ल शासक आ गए हमारे देश में। बाबर जब आए 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने हिंदुस्तान का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया यहाँ की ज्योग्राफी को बताने के लिए। फ़ौना होता है जानवर, फ्लोरा होता है जो आसपास के फूल वगैरह होते हैं, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, फ़ौना यहाँ के जानवर। तो ज्योग्राफी, इलाके को, इंडिया के ज्योग्राफी को, यहाँ का कल्चर कैसा है, हम लोग किस तरीके के कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि कौन सा धर्म मानते हैं, किस तरीके के रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, वो हमारा कल्चर होता है। इनहेबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट का मतलब है यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, यहाँ की ज्योग्राफी है, यहाँ के जानवर हैं, उन सब चीज़ों को मिला करके बाबर ने इसको हिंदुस्तान कहा। फिर बाद में 14th सेंचुरी में, अब 14th सेंचुरी के जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया को बताने के लिए, है ना। तो अब इंडिया जो है, पहले हिंदुस्तान में क्या था, और दूसरी चीज़ें जैसे कि ज्योग्राफी को बताने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर लेते थे, इलाके को बताने के लिए कर लेते थे। अब क्या है, अब हम पूरे देश के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स के मीनिंग हैं, वो समय के साथ किस तरीके से बदलते जाते हैं। मगर हिस्टोरियन अब जो है वो केयरफुली have to be careful about the terms because they meant different things in the past। अब टर्म्स के साथ हिस्टोरियंस को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि पहले चीज़ों को अलग, टर्म्स का मतलब अलग होता था और अब अलग है। अब जैसे एग्जांपल के लीजिए फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। तो आज के ज़माने में तो फॉरेनर का मतलब होता है जो दूसरे देश का है, मतलब हमारे लिए इंडियंस के लिए फॉरेनर कौन होगा, जो इंडिया का नहीं है, जो इंडिया के बाहर का है, वो हमारे लिए फॉरेनर होगा। मगर पुराने ज़माने में फॉरेनर वो कोई भी इंसान होता था जो उनके इलाके का नहीं होता था। जैसे कि आप एक ही देश के, इंडिया के ही एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को क्या कह देंगे, अजनबी कह देंगे, या फिर फिरंगी, या फिर कुछ भी कह देंगे। वो उनके लिए क्या हो गया, स्ट्रेंजर हो गया। स्ट्रेंजर है जिसे वो नहीं जानते तो वो फॉरेनर हो गया। तो समवन
यहाँ पे देखें, समवन हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर। देखिए, समवन हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर, हिंदी में परदेसी टर्म डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर पर्शियन में उसे अजनबी हम बोलते हैं। तो पहले ज़माने में जो आपके इलाके का नहीं होता था वो आपके लिए फॉरेनर होता था। और सिटी ड्वेलर होता है मतलब शहर में रहने वाले लोगों के लिए गांव में रहने वाला जो है वो अजनबी हो गया, तो वो फॉरेनर हो गया। फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए सिटी में रहने वाला, तो आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ के लोग आपके मतलब आपके इलाके के हैं, और बाहर वाला कोई भी है वो फॉरेनर है। तो अब देखिए फॉरेनर का मतलब किस तरीके से बदल चुका है। अब हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब हिस्टोरियंस जो है वो किस क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं चीज़ों को पता लगाने के। ठीक है, हिस्टोरियन अलग अलग तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी स्टडी जो डिपेंड करती है और इन्वेस्टिगेशन, मतलब बहुत सारे सोर्सेज का हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ पर पहुंचने के लिए। जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था किताब में, सिक्स क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें है एंशिएंट हिस्ट्री, और जो हमारी 7th है उसमें मिडिवल है, और 8th में जो है वो मॉडर्न आ जाती है। मॉडर्न मतलब जो इंडिया की इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है ना। तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, किस किस चीज़ से पता लगाते हैं कि हिस्ट्री। तो देखिए, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है मोस्टली किया जाता है। कॉइन, सिक्के किस तरीके थे, इंस्क्रिप्शन क्या क्या लिखा गया है उस समय के बारे में, वहाँ का आर्किटेक्चर मतलब इमारतें, बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई है, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों से उस पीरियड के बारे में हमें पता लगता है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं उस पीरियड के बारे में, मेनली यही है इसमें, है ना। अब वैल्यू ऑफ पेपर, पहले क्या होता था, पेपर इतना कुछ इन्वेंशन वगैरह जब तक नहीं हुआ था तब तक सिक्कों पर लिखा जाता था, पेड़ों के तनों पर लिखा जाता था, और जब से पेपर आ गया है तब से क्या है, काफ़ी आसान हो चुका है चीज़ों को स्टोर करके रखना, इन्फॉर्मेशन जो है वो रखना। अब लोग क्या है लिखते थे होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट होता है जैसे कि आप जो धर्म मानते हैं उस धर्म की कोई भी किताब है, अगर आप जैसे हिंदू हैं तो आपके लिए गीता हो गया, मुस्लिम्स के लिए कुरान हो गया, है ना, और इसी तरीके से क्रिश्चियंस के लिए बाइबल हो गई, तो वही आपके होली टेक्स्ट होते हैं। और क्रॉनिकलर्स, तो होली टेक्स्ट से हमें लोगों के बारे में पता लगता है। क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल का देखिए, क्रॉनिकल का मतलब होता है एक समय के बारे में अगर आप बात करते हैं ना तो वो क्रॉनिकल होता है। तो रूलर्स का जो चल रहे थे रूल्स, उनके बारे में जो लिखा जाता है। लेटर्स और टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो एक दूसरे को खत लिखे जाते हैं, और जो संत होते हैं उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, और पिटीशन, जुडिशियल रिकॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ों से हमें समय के बारे में पता लगता है ना। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो चीज़ें हाथ से लिखी जाती हैं, वो वेल्दी लोग अपने पास रखा करते थे मोनेस्ट्रीज़ में। मोनेस्ट्री और टेम्पल, जैसे कि मोनेस्ट्री होती थी जहाँ पर जो साधु वगैरह लोग रहते थे ना, मोस्टली जैन और बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्रीज़ में लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जाता था। अब आर्काइव्स होती हैं ऐसे जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर कर करके रखा जाता है ना। पहले ज़माने में क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो जो स्क्राइब्स होते हैं ऐसे लोग जो इन्फॉर्मेशन को जैसे उतारते हैं ना, जैसे कॉपी करने का काम जो किया करते थे, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के होमवर्क कॉपी कर लेते हैं, उसी तरीके का काम स्क्राइब्स किया करते थे। अब स्क्राइब जो है वो हाथ से लिखा करते थे। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको भी अपने फ्रेंड की राइटिंग समझ नहीं आती तो आप कुछ अपने हिसाब से समझ के लिख लेते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था कि स्क्राइब्स लिखा करते थे, उनको पहले की वाली बात समझ नहीं आती थी तो वो लोग क्या करते थे कि जो उनको समझ आए वो लिख दिया। तो इसी तरीके से सदियों तक जब वो राइटिंग कॉपी होती जाती थी तो चीज़ों का मतलब पूरी तरीके से कई बार बदल ही जाता था, है ना। तो अब देखिए ये दो चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग। आप देखिए अरेबिक में, जो अरेबिक और पर्शियन की रीडिंग में, तो नश्तालिक और निकश्ते, है ना, नस्तालिक NASTALIQ, नस्तालिक और शिकस्ते, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि नश्तालिक और शिकस्ते क्या चीज़ें हैं। तो नश्तालिक और शिकस्ते जो है वो फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है हमारी, है ना। अब इसमें वही है कि सीरियस प्रॉब्लम ये थी कि मैच नहीं करती थी चीज़ें, और जो सब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बची नहीं है। तो हम लोगों को हिस्ट्री कई बार समझ में अच्छे से नहीं आ पाती, क्योंकि अपना मिर्च मसाला लगा के भी राइटर्स लिख देते थे, तो एक्चुअल में ओरिजिनल चीज़ क्या थी वो कई बार हम लोगों को मिल नहीं पाती है।
अब देखिए 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर जो मतलब समय के बारे में लिखते थे ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपना जो फर्स्ट क्रॉनिकल है वो लिखा था 1356 में, और उसका अनदर वर्जन जो है 2 साल बाद। मगर जो दूसरे मतलब ये दोनों वर्जन आपस में इतने ज़्यादा मतलब अलग हैं कि फर्स्ट वर्जन जो है मतलब यही इसमें बताया गया है कि जो सही बात लिखी जाती थी ना, वो दूसरे स्क्राइब दूसरे लोग उसको रिपीट करते करते, क्योंकि हाथ से लिखते थे, इतना बदल जाता था कि ओरिजिनल चीज़ से बदल के चीज़ कुछ और ही हो जाया करती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती थी। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब जब हम 1000 ईयर की हिस्ट्री पढ़ते हैं 700 से 1750 की, तो हिस्टोरियन के पास एक बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे बताएं भाई सोसाइटी में इतने लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, कितनी नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी हम लोगों के सामने देखने के लिए हमें मिल रही थी। जैसे कि पर्शियन व्हील जो था वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया गया था। ये यूपीएससी में 2015 में शायद क्वेश्चन आया था कि पर्शियन व्हील किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, तो पर्शियन व्हील का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन के लिए किया जाता था, स्पिनिंग व्हील का वीविंग के लिए, बुनाई करने के लिए, और फायर कॉम्बैट्स का किसमें, फायर कॉम्बैट गोला बारूद जो है इसका भी इस्तेमाल इस समय में किया जाने लगा था। तो एक और क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था शायद कि जो है फायर कॉम्बैट मतलब जो ये बॉम्ब्स वगैरह हैं और तोपें, बॉम्ब नहीं सॉरी, तोपों का इस्तेमाल हमारे देश में पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। तो देखिए बिल्कुल गलत बात है, बाबर के टाइम से ही तोपों का इस्तेमाल हमारे देश में होने लगा था। तो हमारे देश में क्या क्या लेके आए ये लोग, पर्शियन व्हील लेके आए इरिगेशन करने के लिए, स्पिनिंग व्हील लेकर के आए वीविंग करने के लिए, फायर कॉम्बैट्स इन देखिए फायर आर्म्स मतलब गोला बारूद जो होता है, कॉम्बैट लड़ाइयों में फायर आर्म्स का इस्तेमाल करने हुआ जाने लगा। अब नया फूड और बेवरेजेस, फूड खाना, बेवरेजेस होता है जो पीने की चीज़ होती है ना, उसको हम बेवरेज बोलते हैं। तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है मतलब हमारे इंडिया में, हमारे आसपास के रीजन में कौन कौन सी नई चीज़ें फसलें उगाई गई मतलब लाई गई, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। अब देखिए टी, कॉफ़ी है ना, चाय और कॉफ़ी हो गई है, और आलू, और कौन होता है मक्का, और चिलीज मिर्ची। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कि हमारे देश में विदेशों से लाई गई थी। अब देखिए आप थोड़ा सा एक फ़नी सी बात मैं आपसे शेयर करूँगी, चाय कॉफ़ी ये हमारे देश में आज से मैक्सिमम 500 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई, और हम लोग अपने व्रतों में किस तरीके से कह के मतलब चाय कॉफ़ी पी लेते हैं कि भाई ये तो व्रत की चीज़ें हैं, जो हमारे देश में पहले सिर्फ 500 साल पहले आया था उसको हम व्रत में खा लेते हैं। अब जैसे पटेटो हमारे देश की फसल नहीं है, हम पटेटो भी खा लेते हैं व्रत में, है ना। कौन होता है मक्का, जैसे कि जिससे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे देश की नहीं थी, हम लोग बाहर से लेकर के आए थे। तो देखिए हम लोग कितनी चोरी करते हैं व्रत में, हम लोग भगवान से थोड़ा सा कहते हैं कि भगवान ये तो व्रत की चीज़ें हम खा रहे हैं, जबकि वो हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म में है, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है हिंदू धर्म। एक टाइमलाइन भी नहीं पता है हमें कि कब से, कितनी सदियों से, कितने हज़ार साल पहले से हिंदू धर्म को दुनिया में माना जा रहा है, और हम लोग 500 साल पहले आई हुई हमारे देश की चीज़ को कहते हैं व्रत में खा सकते हैं। थोड़ी फ़नी चीज़ है। हाँ तो अब देखिए आगे देखते हैं कि हमारे देश में उस समय पे बहुत सारे चेंजेस आए। देखिए फसल भी आई, अलग अलग चीज़ें आई, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस हमारे देश में उस समय पर आ रहे थे। देखिए इकोनॉमिक कैसे, इकोनॉमिक का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड चीज़ होती है। पॉलिटिकल का मतलब होता है जो वहाँ की सत्ता में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। सोशल मतलब हमारे आसपास में हमारे जो कल्चरल बिलीव्स हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे बदलते हैं, ये सब चीज़ें है ना। तो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे। ये ग्रेट मोबिलिटी का टाइम था। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए हमारा देश आपको पता है ना कि सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, तो दूर दूर से लोग हमारे देश में आया करते थे, क्योंकि हमारे देश में बहुत वेल्थ थी, बहुत पैसा था, और बहुत सारा फॉर्चून कमाने की मतलब किस्मत आजमाने की। फॉर्चून का मतलब किस्मत होता है कि किस्मत बदलने की पोटेंशियल दूसरों की हमारा देश रखा करता था, है ना। तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग, जैसे आज के टाइम पे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं ना कि वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे, अमीर हो जाएंगे, तो ऐसे पहले पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में आया करते थे कि बड़ा पैसा है वहाँ पे, वहाँ जाके हम अमीर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में आया करते थे लोग। अब जिसकी राजपूत जो है, इन 700 से 1700 साल वाला जो पीरियड है, 1000 साल का, राजपूत बहुत डोमिनेंट हो गए, और
ये राजपूत जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर, राजा का बेटा, है ना। तो ये लोग पहले सिर्फ राजा राजपूत जो है वो जो रूलिंग क्लास होती थी उनके लिए इस्तेमाल होता था, बट बाद में वॉरियर क्लास जिसको क्षत्रिय कहते थे, जो लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया करते थे, वो लोग भी खुद को जो है राजपूत कहने लगे। और इसी टाइम पे मतलब कि जो है पोएट्स वगैरह वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं इनको, एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत। तो वेलर का मतलब होता है एक तरीके से साहस, हिम्मत, और सेंस ऑफ लॉयल्टी मतलब ये है कि किसी के प्रति आपकी वफादारी। लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है, वेलर का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, साहसी हैं। तो इस तरीके की जो है डिपिक्ट किया जाता है, जैसे मूवीज़ में भी राजपूतों को डिपिक्ट किया जाता है ना। तो इसी टाइम पर मराठा, सिख, जाट, अहोम ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। अब हैबिटाट की बात आई, इसी समय पर 1000 साल पहले जंगलों की बड़ी ज़्यादा कटाई होने लगी थी। ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था एग्रीकल्चर में लाने के लिए, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों की काफ़ी ज़्यादा कटाई होने लगी थी। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब फॉरेस्ट के इलाकों में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। माइग्रेट करने का मतलब होता है जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह से किसी और जा कर के कहीं और पर जा कर के आप बस जाएं। तो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, टिलिंग स्टार्ट हुई, लैंड की खुदाई स्टार्ट हुई, और लोग क्या बनने लगे, पीजेंट बनने लगे, किसान बनने लगे। जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो अमीर पीजेंट हो गए, है ना, और काफ़ी ज़्यादा उनकी वर्चस्व हो गया अपने इलाके में। और चीफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्री, टेम्पल, इन सब का भी इन्फ्लुएंस जगह जगह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। पंडितों का इन्फ्लुएंस बढ़ा, टेम्पल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा, और जो बड़े बड़े किसान बन गए उनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया राजाओं ने, लोकल लॉर्ड्स ने। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होने लगे पीजेंट्स के बीच में। अब कोई पीजेंट अमीर हो गया, कोई पीजेंट गरीब हो गया, तो अमीर गरीब की वजह से उनके बीच में क्या भेदभाव भी, डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे। कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा कैटल होते थे, गाय भैंस हुआ करते थे, और मतलब एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, तो उन लोगों की जो है मतलब ओहदा अपने समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, जातियों का सब डिविज़न होने लगा, है ना। जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड बैकग्राउंड, जो आपका ऑक्यूपेशन है, आप क्या काम करते हैं, उसके हिसाब से जातियों का बंटवारा भी होने लगा इसी समय पर। कुछ जातियां बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई किसी इलाके में, और कुछ जातियां काफ़ी मतलब उनको नीचा समझे जाने लगा। जाति एक इलाके में, हर जाति का जो है एरिया टू एरिया वेरी करती थी जातियाँ। एक इलाके में अगर किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत है तो दूसरे में उसे बहुत नीचा भी मान सकते हैं। और जातियाँ जो थीं वो अपने रूल्स वगैरह जो है खुद ही फ्रेम किया करती थी, और जाति के एक कम्युनिटी के मेंबर्स ही सारे के सारे रूल्स एंड लॉज वगैरह रेगुलेट किया करते थे। और जाति पंचायत बना करती थी, जैसे कि अब खाप पंचायत का है, वो तो बहुत ही घटिया मतलब ख़राब चीज़ है। जाति पंचायत होने लगी, उसमें क्या होगा कि एक जाति के लोग के जो हेड थे वो अपनी जाति के लिए रूल्स वगैरह सारे के सारे बनाने लगे। और विलेज वर गवर्न बाय चीफ्टेन मतलब जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल प्रभावी लोग हुआ करते थे, उनमें एक विलेज के हेड हो जाते थे, और इस तरीके से काम चले।